अस्सलाम वालेकुम। ये है आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। आज 17 अगस्त है। पाकिस्तान में रवा हफ्ते बहुत से अहम तरीन वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं और आइंदा मुस्तकबिल की जो तस्वीर पाकिस्तान की बनती है उसकी कोई नक्शगरी भी हो सकती है। आज की ही तारीख में एक बड़ा वाक़या हुआ था। 1988 में पाकिस्तान के जो फ़ौजी सरबराह थे जनरल ज़िया-उल हक़, उनका तैयारा फ़ज़ाई हादसे का शिकार हो गया था। पाकिस्तान में बहुत सी सियासी जमातें भी इसी तरह क्रैश होने के ख़तरात से दोचार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के हवाले से बहुत सारी अफ़वाहें और ख़बरें गर्दिश में हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो गुफ्तगू के लायक है। तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं एक अलग व्लॉग इसके फ़ौरन बात कर रहा हूँ, जिसमें तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात परवान चल रहे हैं और तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुख्तलिफ़ बंदोबस्त हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जो खड़े हुए हैं, फाउंडर ग्रुप्स, और जो इसके अंदर एक दरार डालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से इंगेज करना चाह रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी और मुख्तलिफ़ सियासी जमातें भी। इसके पसे मंज़र, पेशे मंज़र और तहे मंज़र पर मैं एक अलग व्लॉग करूँगा। लेकिन जो अभी के हालात हैं उसमें ये जो रवा हफ़्ता है ये इंतहाई अहम है। रवा हफ़्ते 2 बड़े वाक़यात हो सकते हैं। इससे जो मौजूदा सियासी बंदोबस्त है उसके हवाले से जो अफ़वाहें हैं उसके हवाले से एक राय बनाने में मदद मिलेगी। 2 बड़े वाक़यात तो ये हैं कि एक मुलाकात मुतवक्के है अपोज़िशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, और मामला और मौज़ू बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के तयन और तकर्रुरी, और दूसरा इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्रुरी का जो इस वक्त ज़ेर अल्तवा मामला है उस पर शायद बात हो। टेक्निकली ये मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी को इसलिए चला गया है कि इससे पहले जो अपोजिशन लीडर थे उमर अयूब, जिन्हें पार्लियामेंट से निकाल बाहर किया गया, उमर अयूब के ज़माने में ये मामला शहबाज शरीफ साहब के साथ तय नहीं हो सका था और जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब से ये पार्लिमानी कमेटी को चला गया था। मगर पिछले दिनों महमूद खान अचकज़ई ने ख़त इस पर लिखा था। कहा जा रहा है कि इस हफ्ते इस तनाजुर में एक मुलाकात मुतवक्के है, लेकिन इसमें जो असल बात होगी वो ये कि महमूद खान अचकज़ई जो अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ की वजह से ही है, वो बुनियादी तौर पर पीटीआई और दीगर जो इमरान खान से मुताल्लिक ज़ेर अल्तवा मामलात है उस पर बात करेंगे। इत्तेफाक ये भी है कि एक ही रोज़ बाद यानी 18 अगस्त को 5 ऐसे मुकदमात हैं जो इमरान खान से मुताल्लिक है वो ज़ेर समाअत आने वाले हैं। उसमें एक मामला जिस बेंच के पास गया है उससे लोगों को बड़ी उम्मीद बंधी है। साथ में मुख्तलिफ़ किस्म के जो तबसरे और तज्ज़िये हैं वो भी अनलीश हुए हैं, और वो ये कि पहली मरतबा इमरान खान से मुताल्लिक एक केस आज़ाद जजेस जो कहा जाता है, यानी जो इस सिस्टम के ज़ेर असर नहीं है या इस सिस्टम का असर कबूल नहीं करते, और कहा ही जाता है कि बाय लार्ज वो मुनासिब फैसले करते हैं, आइन के मुताबिक फैसले करते हैं। उस बेंच में इमरान खान से मुताल्लिक एक केस फिक्स हुआ है। क्या नतीजा निकलेगा 18 अगस्त को ये तो मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल 18 अगस्त की तारीख इस हवाले से है। मैं 18 अगस्त की ही तारीख इस हवाले से भी है मैं कि मंगल के रोज़ नौरीन साहिबा जो है उनको, जो इमरान खान की बहन है, हमशीरा है, उनकी मुलाकात कराई जा सकती है। ये भिनक मिल रही है मुख्तलिफ जगहों से कि इस दफ़ा शायद उनकी मुलाकात करा दी जाए। आप जानते ही हैं कि मंगल के रोज़ इमरान खान की फैमिली के साथ उनकी मुलाकात तय की गई थी अदालत के ज़रिए, मगर पिछले कई माह से इमरान खान की फैमिली को मुलाकात नहीं करने दी जा रही। इस दौरान वो परिंदे जो मुक़्तदर राहदारियों में और मुक़्तदर मुनेरों पर बैठते हैं, वो ये ख़बरें मिला रहे हैं कि कुछ मुलाकातें जो फैमिली उनका डॉक्टर है उनसे कराई भी गई है, 1 या 2 मुलाकातें, लेकिन बहरहाल इस हवाले से कोई हतमी बात मौजूद नहीं है, लिहाजा हम इस बात को बाय भी नहीं करते। बताया ही जा रहा है कि नौरीन खानम साहिबा की
कल यानी मंगल के रोज़ मुलाकात कराई जा सकती है। इत्तेफाक से कल ही के दिन वो मुकदमात भी ज़ेर समाअत है। तो जो ये हफ्ता है वो बुनियादी तौर पर ये तयन करेगा कि क्या ये सारी जो मुलाकातें हैं, ये जो मुकदमा है और शहबाज शरीफ के साथ महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात है, इसमें कोई पेशरफ्त होगी और पीटीआई को कहीं इंगेज किया जाएगा, पीटीआई के साथ कोई हुस्न सलूक किया जाएगा, या इमरान खान को एक कैदी के तौर पर उनके जो जायज़ हुकूक नहीं मिल रहे वो दिए जा सकते हैं या नहीं। इसके पसे पुष्ट एक थ्योरी ये भी काम कर रही है कि पीछे कुछ ऐसे मामलात और मुज़ाकरात तय किए जा रहे हैं जिसका बुनियादी ताल्लुक सूबे बनाने से है, यानी पीटीआई की हिमायत हासिल करने का जतन हो रहा है। ये जो नए सूबे बनाने की मुहिम है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि नए सूबे बनाने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का जो जहन है उसके एन मुताबिक पीटीआई की सियासी फिक्र भी है, लिहाजा पीटीआई की हिमायत इस पर हासिल हो सकती है। मगर पीटीआई इस बंदोबस्त की अगर किसी भी आईनी मामलात या आईनी हवालों से पार्लियामेंट में हिमायत करती है किसी तरमीम की, तो उस सूरत में वो इस पूरे निज़ाम को एक तरह से इंडोर्स कर देगी और ये उनके सियासी मुकदमे को कमज़ोर करेगा। लिहाजा तहरीक इंसाफ के लिए भी ये बहुत ही रस्साकशी वाला मामला है, ज़हनी कशाकश वाला मामला है, मगर तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप पैदा हो गया है जो ये समझता है कि इन मामलात पर इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करके अपने लिए नई राह तलाश करनी चाहिए। बहरहाल ये होगा या नहीं, लेकिन ये जो हफ्ता है इसमें इन वाक़यात के हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी वो इस हुकूमत के सियासी मुस्तक़बिल का भी तयन करेगी, जो इस वक्त सूबा बनाने के हवाले से या सूबों के क़याम के हवाले से अंदेशों के गिरदाब में है। अंदेशों, वसवसों, अफवाहों, खबरों और मुख्तलिफ सरगोशियों के शिकार जो मौजूदा हुकूमत है, ये बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के एक सियासी बंदोबस्त का नतीजा है। पीपल्स पार्टी इस निज़ामी हुकूमत के हवाले से अब एक डिस्टेंस पैदा करने लगी है और पीएमएलएन पर कड़ी तनकीद करने लगी है, और इसका सबब यह है कि पीपल्स पार्टी किसी भी तरह सिंध के अंदर ये तासुर नहीं देना चाह रही कि वो सूबों के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है उसकी मुआफ़क़त करेंगे। मगर पसे मंज़र में जो लोग सिस्टम के अंदर निगाह रखते हैं और अंदरूनी सरगोशियों पर अपने कान रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब इसके लिए तैयार तो हैं, मगर वो कोई ऐसा रास्ता तलाश करना चाह रहे हैं जिसमें वो किसी खेल के शिकार नज़र ना आए और उनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो दाव पर न लगे। अगरचे वो ये समझते हैं कि उनकी सियासी हुकूमत या सियासी वजूद की जो बका है वो इस्टेब्लिशमेंट के रहमो करम पर है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब एक बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखते हैं और बिलावल भुट्टो साहब इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त आसूदा इसलिए नहीं दिखाई दे रहे कि वो इसमें एक बुनियादी मरकजी वजारत के भी शराकतदार नहीं है। लिहाजा वो ये समझते हैं कि इस पूरे बंदोबस्त की हिज़्ब इख्तिलाफ नज़र आकर वो अवामी हिमायत को मुर्तकिज़ कर सकते हैं अपने हक में। तो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के दरमियान यानी बाप बेटे के दरमियान एक बुनियादी फासला है मौजूदा निज़ाम को समझने का और इसमें बरूए अमल आने का। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आसान हदफ और आसान शिकार है और वो आइंदा दिनों में आसान हदफ और आसान शिकार बन भी सकते हैं। दूसरी तरफ पीएमएलएन भी एक खेल खेल रही है और पीएमएलएन बज़ाहिर तो इस्टेब्लिशमेंट को ये तासुर दे रही है कि वो सूबे बनाने के हक में है, लेकिन वो ये समझते हैं कि सूबे बनाने का जो अमल है वो सिंध की सरजमीन पर जाकर ये मंसूबा ब्लास्ट हो जाएगा, अपने ही मुंह पर आकर फटेगा। लिहाजा वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे कि वो इनकार कर रहे हैं। पीएमएलएन की तरफ से हर्फ इनकार का ना आना बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार करने की पॉलिसी है। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि वो सूबे बनाने की मौजूदा मुहिम के हवाले से पीएमएलएन के इस खेल को समझते हुए भी इस पूरे मामले में कोई हर्फ़े इकरार या इताअत का कोई तासुर नहीं दे सकती। अब बुनियादी मामला ये है कि जो पूरा खेल है वो एक टाइमलाइन का पाबंद होता जा रहा है और कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि
آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی اس صورتحال سے بچنے کے لیے اس پورے کھیل کو التوا میں ڈالنا چاہ رہی ہے اور 2026 گزارنا چاہ رہی ہے۔ 2026 گزارنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مارچ میں، یعنی اگلے چند مہینوں کے بعد جب اگلا سال طلوع ہونے والا ہے، تو مارچ 2027 میں سینٹ کے انتخاب ہونے والے ہیں۔ اپریل 2024 میں سینٹ کے انتخاب ہوئے تھے۔ ہر 3 سال کے بعد سینٹ کے آدھے ارکان کا انتخاب عمل میں آتا ہے، 6 سال کے لیے سینٹ ہوتی ہے۔ تو جو اگلے 3 سالہ جو انتخاب ہے اپریل 24 کے بعد، اب مارچ 2027 میں ہونے ہیں۔ مارچ 2027 تک اگر یہ معاملہ ٹل جاتا ہے تو سینٹ میں جو پیپلز پارٹی ہے اس کی واضح اکثریت ہوگی، بہت زیادہ ان کو اراکین مل جائیں گے، اور پھر یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ صوبوں کے حوالے سے کوئی بھی آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے کم از کم سینٹ میں منظور کرائی جا سکے۔ پی ایم ایل این مکمل محتاج ہوگی پیپلز پارٹی کی۔ مارچ 2027 گزارنا اس وقت آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو کا اہم ہدف ہوگا۔ دوسری طرف جو بنیادی معاملہ ہے وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے جو 28ویں ترمیم سے جڑا ہے، 28ویں ترمیم جو ہے وہ اکتوبر نومبر میں لے آئیں، یعنی اب سے ٹھیک 2 ماہ کے بعد یہ ترمیم وہ لانا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان کے قومی منظرنامے پر صوبوں کے حوالے سے بحث کو تیز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے جو مرکزی ٹی وی چینلز ہیں اس میں ایک مباحثے کا آغاز ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کے کالموں میں، ان کی تحریروں میں، ان کے مختلف تبصروں اور تجزیوں میں اس پر بحث بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طرح سمجھتی ہے کہ اکتوبر نومبر ہی وہ مہینے ہیں کہ جس میں اس ترمیم کو منظور کرایا جا سکتا ہے، بعد میں یہ کام مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اکتوبر نومبر تک 28ویں ترمیم کے منصوبے پر عمل درآمد کرانا چاہتی ہے، اور دوسری طرف جو حکومت اور اس کے اتحادی ہے وہ اسے مارچ 2027 تک ٹالنا چاہتے ہیں۔ یہ کھیل کیسے جاری رہے گا، یہ ممکن العمل ہوگا یا نہیں، کون اس میں کامیاب ہوگا اور کون ناکام، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آج جب رواں ہفتے کا آغاز ہوا ہے تو اپوزیشن تحریکیں سر اٹھا رہی ہے۔ جماعت اسلامی تمام صوبوں میں ایک احتجاج پر ہے، اگرچہ یہ احتجاج لیوی کے حوالے سے ہے، لیوی کے جو ٹیکس وصولا جاتا ہے اس حوالے سے ہے، مہنگائی پر ہے، مگر تمام جو باخبر لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب پس پردہ اور پس منظر میں اس طرح کے کھیل ہوتے ہیں تو سڑکیں گرم ہوتی ہیں۔ جماعت اسلامی کا یہ احتجاج کیا رنگ لائے گا، یہ کوئی اتنا پیچیدہ سوال نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے احتجاج کے پیٹرنز اور اس کے نتائج کی ایک تاریخ ہے، لہٰذا آپ اس پر بآسانی اندازے لگا سکتے ہیں۔ میں جماعت اسلامی پر کم سے کم گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو بنیادی احتجاج کے دھارے ہیں وہ کچھ اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ تحریک انصاف 27 سپٹمبر کو ایک احتجاج پر جا رہی ہے، وہ ایک لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، اور اس لانگ مارچ کے جو اشارے ہیں وہ بھی اس پورے بندوبست سے جڑے ہوئے ہیں۔ یوں تحریک انصاف کو اور باقی احتجاجی جو مختلف شکلیں ہیں جن میں کسانوں کو بھی کھڑا کرنے کی کوشش ہے، اور دوسرے احتجاج بھی آپ دیکھیں گے، یہ سارے دباؤ پیدا کریں گے بنیادی طور پر اتحادی حکومت کے مختلف ان جماعتوں پر جو اسٹیبلشمنٹ کے پورے منصوبے کے مخالف ہیں۔ یوں مخالفین سے ہی طاقت حاصل کر کے اپنے حامیوں کو آمادہ کرنے کا یہ کھیل کیا رنگ لائے گا، اس رنگ کو ہم دیکھیں گے، اور اس سے جڑے ہوئے جو مباحث ہیں اس کا بھی جائزہ لیتے رہیں گے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔